बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से। आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड लेक्चर के हवाले से पार्ट 2 है। जर्नल एक्सप्लेनेशन की बात करता है। ये 6 से लेकर सेक्शन वो 152 ए तक चलता है। तो इसमें जनरल एक्सप्लेनेशन की बात की, डेफिनेशंस की बात की, जिस तरह पब्लिक की डेफिनेशन क्या है और जेंडर की डेफिनेशन क्या है, पर्सनल की डेफिनेशन क्या है, पर्सन की डेफिनेशन क्या है, इस तरह इसने डेफिनेशन बयान की। और यही जो इनकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यही आगे जाके पीपीसी में बार बार आते रहेंगे और इसीलिए आपने इनकी मीनिंग ये लेना है जिस तरह जनरल एक्सप्लेनेशन में इसमें बात की है। सो इसके हवाले से बात करें तो यहाँ पे हम सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 हमें यही बताता है, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। इसने कहा कि सेक्शन जो 6 से यही बताता है कि ये जो हमारा चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 2 हमारा है, ये जर्नल एक्सप्लेनेशन की बात करता है कि जर्नल एक्सप्लेनेशन से मुराद क्या है। इसने आगे बताया, थ्रो आउट throughout this code, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of the every such definition provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Explanation. Throughout, though, though, though those exceptions are not repeat in such definition, penal provision, or the illustration. उसने कहा कि इसने सिंपल बताया कि ये जो हमारा चैप्टर 2 है, ये जर्नल एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, एक्सेप्शन की बात करता है कि एक्सेप्शन से मुराद क्या होगा कि किसी पर्सन को, जिस तरह जज है, सपोज पुलिस ऑफिसर है, उसने गलती से किसी को अरेस्ट की और गलती से अरेस्ट की उसने, उसको सज़ा हुई, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को या जज को उससे सज़ा नहीं होगा, उसे एक्सेप्शन हासिल है कि उसने गलती की। वो बोल रहा है अगर उसने रिपीट की, एक्सेप्शन आर नॉट रिपीटेड इन द सच डेफिनेशन। अगर वो एक्सेप्शन जिसे हासिल है वो बार बार रिपीट कर रहा है, एस खुद वो रिपीट कर रहा है, जिस तरह एक जज को पता है मैं गलत सज़ा दे रहा हूँ, गलत बयान कर रहा हूँ, तो वो फिर जर्नल एक्सेप्शन में नहीं आएगा। सिंपल। तो जिस तरह बाय चाइल्ड है, कोई चाइल्ड एक कर देता है, कोई मर्डर कर देता है 7 ईयर्स से कम है, लेकिन वो बार बार कर रहा है, तो उसके लिए भी वो जर्नल एक्सेप्शन में हाजिर नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। और दूसरी बात उसने कही कि अगर कोई और पर्सन है एक्स वाई जेड, अगर वो भी इस तरह की कर रहा है बार बार डेफिनेशन, तो वो भी जर्नल एक्सेप्शन की डेफिनेशन में नहीं होगा। तो इसने बताया कि definition of an offense, every penal provision and every illustration of the every such definition provision shall be understood subject to the exception। कि ये जो चैप्टर है हमारा, इसकी जो हर जो सजा को, हर ऑफेंस को, हर इलस्ट्रेशन को हम यही समझेंगे कि ये जर्नल एक्सप्लेनेशन है, और ये हम यही समझे कि ये एक्सेप्शन में हासिल, ये एक्सेप्शन में शामिल है। एक्सेप्शन से मुराद कोई आपको, आपने किसी को सज़ा दे दी गलती से और आपको सज़ा नहीं होगा, आपको इस्तिस्ना हासिल है, एक्सेप्शन हासिल है। तो उसने आगे इलस्ट्रेशन में बताया है कि the section in this code which contain definition of offense not express the child under 7 of the cannot commit such offense। उसने बात की है 7 years old की, 7 ईयर जो है ना वो भी जर्नल एक्सेप्शन में हासिल होगा। To be understood subject to the general explanation which provide the nothing shall be an offense which is done by child under 7 years age। उसने कहा अगर एक बच्चे 7 साल की उम्र में उसने एक ऑफेंस की, अब वो ऑफेंस काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसको अब उस 7 साल की उम्र में उसने ऑफेंस की, अब वो उसकी जो है ना वो उस ऑफेंस काउंट नहीं होगा क्योंकि उसे एक्सेप्शन हासिल है। फिर उसने दूसरी बात की है क्लास 6 का जो क्लास बी है, क्लास बी में ये कह रहा है कि a police officer without warrant apprehend Z who has committed murder. Here A is not guilty of offense of the wrongful confinement, for he was bound by law apprehend Z, and thereby if case falls within the general exception which provide that nothing is an offense which is done
डन बाय पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। इसने सिंपल कहा कि एक जो पुलिस ऑफिसर है, उसने जेड को अप्रिहेंड किया, उसके गिरफ्त में रखा। अब उसने गिरफ्त करने के बाद अब उसको उसने इसे गिरफ्त में रखा। अब गिरफ्त करने के बाद अब उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं होगी। अब एक पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसे किसी जगह पे वो बंद किया, नज़रबंद की। अब वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में नहीं आएगा, वो पुलिस ऑफिसर को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं होगी। ठीक है, उसने जस्ट उसे रोक दिया, अब उससे उसको सज़ा नहीं होगी पुलिस ऑफिसर को, अगर उस पर वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं लगेगा। जस्ट उसने इतना ही बताया कि अगर वो पुलिस ऑफिसर ने जेड को एप्रीहेंड किया है, उसको गिरफ्त में लाया है, अब उस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, वो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, यानी कि उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं होगी, क्योंकि जस्ट उसने उसे एप्रीहेंड किया है। और आगे उसने बताया है कि सेक्शन जो 7 में बता रहा है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। उसने कहा ये जो एक्सप्रेशंस जो दी गई है, यानी कि एवरी एक्सप्रेशन व्हिच इज एक्सप्लेन्ड इन द एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। उसने कहा है ये कि आगे जहाँ जहाँ पे एक्सप्लेनेशन वर्ड जो नंबर आएगा, जेंडर आएगा, उससे मुराद यही होगा जिसने उसने एक्सप्लेनेशन में बता दी है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में जस्ट हम सपोज ले लेते हैं कि जेंडर की ले लेते हैं। जेंडर में एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि द प्रोनाउन ही एंड इट्स डिराइव्ड्स आर यूज्ड फॉर द एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। ठीक है, अब आगे इसने सिंपल बताया सेक्शन 8 में। मुझे याद है हमारा जो पिछले दिनों में जो लॉ गेट हुआ था, उसमें भी यही आया था कि ही लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ही लफ्ज़ हम जो है वेदर ख्वाह मेल और फीमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लॉ के मुताबिक। ठीक है, जहाँ जहाँ पे प्रोनाउन ही आएगा तो उसका हम मीनिंग, उसकी जो मीनिंग ही हम यही लेंगे कि ये दोनों की बात कर रहा है, ख्वाह मेल हो ख्वाह फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा है, जस्ट मेल की बात नहीं कर रहा है। लॉ के मुताबिक जहाँ पे प्रोनाउन ई आएगा, एच ई ई आएगा, हम उसको यही समझेंगे या तो फिर ये मेल की बात कर रहा है या फिर फीमेल की बात कर रहा है। फिर वो हम उस हिसाब से देखेंगे कि बात किस चीज़ की हो रही है। यानी कि अब जहाँ पे पीपीसी में लफ्ज़ ई आएगा, उससे हम यही मुराद लेंगे कि ये फीमेल भी हो सकती है या मेल भी हो सकता है। ठीक है, ये जेंडर की बात की है। ये जो 8 सेक्शन 8 है, वो जेंडर की सिंपल बात की है, प्रोनाउन की यही की बात की है। तो आगे उसने कहा कि सेक्शन 9 की बात करते हैं। उसने सेक्शन 9 में कहा नंबर काउंटिंग होते 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं। अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है कि अनलेस द कंट्री अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है कि पीपीसी के मुताबिक नंबर जो होंगे यही माना लेंगे, लेकिन नंबर जो 1 2 3 है अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में दी गई है तो वो उनके मुताबिक यूज होंगे, लेकिन पीपीसी के मुताबिक यही माना लिया जाएगा जिसने इसमें नंबर की डेफिनेशन दी है। अब नंबर की डेफिनेशन इसने क्या दी है कि वर्ड इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। अगर हम कहीं पे भी सिंगुलर जो वर्ड आएगा, नंबर आएगा, उसमें शामिल भी प्लूरल होगा। अगर जहाँ पे एक प्लूरल नंबर, जहाँ पे सिंगुलर नंबर होगा तो वहीं पे हम भी प्लूरल नंबर भी उसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर से मुराद ये नहीं होगा कि जस्ट सिंगुलर नंबर, वो प्लूरल भी हो सकता है, और प्लूरल नंबर से यही मुराद नहीं है कि जस्ट सिंगुलर नंबर, वो प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल सिंगुलर भी हो सकता है लॉ के मुताबिक, सेक्शन 9 के मुताबिक। अब उसने कहा ये देखो, उसने कहा वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड द वर्ड इंपोर्टेंट द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। यानी कि प्लूरल नंबर में ही शामिल क्या क्या सिंगुलर नंबर में ही जो प्लूरल नंबर शामिल किया गया है और प्लूरल नंबर में ही सिंगुलर नंबर शामिल किया गया है। ठीक है, और हमारे पास सेक्शन 10 की बात करते हैं। सेक्शन 10 हमें यही बताता है कि मेन वुमेन, द मेन वुमेन, द वर्ड मेन डिनोट्स द मेल वुमेन, वुमेन बीइंग ऑफ एनी एज। कहा कि इस ये हमें पीपीसी यही बता रहा है सेक्शन 10 के तहत कि जहाँ पे वर्ड मेन आएगा तब एनी एज ऑफ द पर्सन समझेंगे, कोई भी एज की जो मेल होगा वही उसमें काउंट होगा, मेन में काउंट होगा, मेन में काउंट होगा।
द वर्ड मेन डिनोट्स एनी मेल वुमेन बीइंग ऑफ एनी एज, यानी कि कोई भी आदमी है, किसी भी बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है, वो सारे मेल में शामिल होंगे। और जहां आगे उसने बात की द वर्ड वुमेन डिनोट्स द फीमेल वुमेन बीइंग ऑफ एनी एज, फीमेल की कोई भी एज हो, यानी कि पैदा होने के बाद वो डेथ तक कोई भी एज होगा, फीमेल की होगी, कोई भी एज होगी, वो हमारा इसमें वुमेन में शामिल होगा। यानी कि मेल की कोई भी मेल हो तो उसे हम इसमें मेन में शामिल करेंगे, और फीमेल में कोई भी शख्स हो, यानी कि जवान हो, बच्चा हो, वो सारे इसमें आ जाएंगे, वुमेन में आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 में यही बताता है कि द वर्ड पर्सन, बोल रहा है कि वर्ड जो पर्सन वर्ड है, हमारे पास पर्सन वर्ड है, तो इंक्लूड्स एनी कंपनी एसोसिएट और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट और नॉट। कहा जो पर्सन, जहां जहां पे पर्सन लफ्ज यूज होगा, उससे हम यही मुराद लेंगे कि इंक्लूड कंपनी होगा, उससे मुराद एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, 4-5 लोग होंगे, वही पर्सन में काउंट होंगे, यानी कंपनी होगी वो भी पर्सन में शामिल होगा। एसोसिएशन जो लोग इदारे बनाते हैं वही भी पर्सन में शामिल होंगे, चाहे वो हवा इनकॉर्पोरेट और कारपोरेट ना हो, ये दोनों उसमें शामिल हो जाएंगे। ये 3 बात की इसमें, कंपनी, एसोसिएट और बॉडी ऑफ पर्सन, और वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट, इनकॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट भी हो, इनकॉर्पोरेट भी हो तो वो भी इसमें शामिल होगा। पर्सन में ये 3 लफ्ज आ जाएंगे, कंपनी और एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे कॉर्पोरेट हो, इनकॉर्पोरेट हो। सो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 12 की बात करते हैं। तो पीछे हमने पर्सन की बात की, यहाँ पे 12 की बात करते हैं। 12 हमें यही बताता है कि पब्लिक क्या है, पब्लिक से मुराद क्या होगा। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी केस ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। पर्सन से मुराद होगा कि इंक्लूड एनी क्लास ऑफ द पब्लिक, पब्लिक या कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी होगा तो उससे पब्लिक ही लेंगे, यानी कि क्लास ऑफ द पब्लिक, पब्लिक से मुराद कोई भी कम्युनिटी होगा वो पब्लिक ही होगा, उसको पब्लिक ही समझेंगे। पब्लिक से मुराद कोई भी कम्युनिटी हो सकती है। तो उसके बाद सेक्शन 14 की बात की इसने, सर्वेंट ऑफ द स्टेट्स। अब स्टेट की सर्वेंट क्या होगी, सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट क्या है, कि जो मुलाजिम है। अब कह रहा है द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट्स ऑल ऑफिसर और सर्वेंट्स कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन द पाकिस्तान बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट और द एनी प्रोविंस गवर्नमेंट। कि सर्वेंट से मुराद होगा कोई भी जो लॉ उसे अपॉइंट करेगा, यानी कि प्रोविंस गवर्नमेंट करे, चाहे फेडरल गवर्नमेंट करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगा, वो एज ए सर्वेंट होगा पाकिस्तान का, स्टेट का। ठीक है, जो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंस गवर्नमेंट अपॉइंट करे तो वो सर्वेंट कहलाएगा। ठीक है, उसने कहा फिर आगे उसने बात की, सेक्शन 17 की बात की है, गवर्नमेंट से मुराद क्या होगा। मुझे याद है जब हम लॉ गेट दे रहे थे पिछले दिनों में, तो उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए दी थी कि 200 सेक्शन 299 की जो डेफिनेशन दी थी, कि उसमें डेफिनेशन में क्या है कि गवर्नमेंट से मुराद होगा प्रोविंस गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ सेक्शन 17 में इसने कहा है कि गवर्नमेंट से मुराद होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से मुराद जो एग्जीक्यूटिव है, अब जो चल रहा है वही मुराद होगा। ठीक है, इसने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से मुराद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होगा वही गवर्नमेंट होगा, यानी कि मौजूदा जो गवर्नमेंट होगा काउंट वही होगा। और 299 में उसने बात की गवर्नमेंट से मुराद प्रोविंस गवर्नमेंट होगा। सेक्शन 17 कह रहा है कि जो मौजूदा है वही गवर्नमेंट होगा, लेकिन सेक्शन हमारे पास 299 है, वो कह रहा है कि नहीं, जो प्रोविंस गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होगा। ठीक है, हमारे पास फिर यहाँ पे आ रहा है कि सेक्शन 19 की बात करते हैं। सेक्शन 19 हमें यही बता रहा था जज से मुराद क्या होगा। इसने कहा द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली डिनोट एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजाइंड एज ए जज बट आल्सो एवरी पर्सन। अब जज से मुराद यही होगा कि जज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो कोर्ट्स में बैठे हुए वो ही जज है, नहीं, बोल रहा है जो भी सरबराह होगा ना किसी एसोसिएशन का, कोई चीज़ का जो भी सरबराह होगा या किसी चीज़ का, उसे
डिज़ाइन किया गया है, उसे पावर्स दी गई है, यानी कि घर में 4 लोग हैं, एक को हमने बड़ा कर दिया, अब वही भी जज कहलाएगा जो फैसला करता है। यानी कि आर्बिट्रेशन में जो फैसले करते हैं ना लोग, यानी कि 4 लोग बैठकर फैसले करते हैं, वो भी जज में शामिल होंगे। ठीक है, यानी कि घर के हमारे गाँव के बड़ा, एक गाँव का बड़ा आदमी होगा, गाँव के बड़े आदमी होंगे, वो भी जज में शामिल होंगे अगर वो फैसले करते हैं तब, अगर उसे लोगों ने एम्पावर किया है। जज से मुराद ये नहीं होगा जो जज कोर्ट में बैठे हुए, जज से मुराद एवरी पर्सन who is designed as a judge but also every person who is officially designed as a judge but also every person। ठीक है, जज से मुराद एवरी पर्सन, जो फैसला करे वही जज है जिसे लोगों ने चुना है। ठीक है, और आगे उसने बात की कि कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्शन 20 में कहा कि कोर्ट ऑफ जस्टिस से मुराद क्या होगा। The word court of justice denotes judge who is empowered by law to act judicially alone, or body of judge which is empowered by law act judicially as a body when such judge or body of judge is acting judicially। बोल रहे कोर्ट ऑफ जस्टिस से मुराद होगा वही जो एक पर्सन ने वो एक्टिंग कर रहा है जज की, उसे बातें सुना रहा है, यानी कि अक्यूज्ड, और उसकी बातें को सुनकर उनका फैसला कर रहा है, एक्टिंग जुडिशियली कर रहा है, तो वो जज कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगा। ठीक है, उसने कहा वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, वो जुडिशियली वो इस पावर को यूज करके इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगा। ठीक है, और उसने कहा, आगे कहा पब्लिक सर्वेंट क्या है। अब पब्लिक सर्वेंट क्या है, आपने अक्सर सुना होगा फिल्मों में या आम भी कि आप सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो और आप हमारा काम नहीं करते हो। तो यही वो चीज़ है जिसने पीपीसी ने बयान की कि पब्लिक सर्वेंट से मुराद होगा द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स पर्सन फॉलिंग अंडर एनी लॉ डिस्क्रिप्शन हेयर एंड आफ्टर फॉलोइंग नेमली, कि जो पाकिस्तान में जो शख्सियत है उसने फिर एक बयान की बातें बयान की है कि फ़ौजी, आर्मी, जो जो लोग काम कर रहे पाकिस्तान में हदूद रहे कि सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, वही सारे कहलाएंगे। हर पर्सन पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। देखो उसने बताया कि एवरी कमीशन ऑफिसर, मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान सर्विंग अंडर फेडरल गवर्नमेंट ऑफ एनी प्रोविंस गवर्नमेंट, यानी कि जो लोगों को मुंतखब करता है लोगों की भलाई के लिए, रेवेन्यू के जो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सारे इसमें पब्लिक सर्वेंट आ जाएंगे, यानी कि ये पब्लिक के खादिम है, इसलिए इन्हें पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टे उसका सारा निज़ाम पाकिस्तान में। अल्लाह हमारे मुल्क को ये तौफीक दे, हमारे जो डिपार्टमेंट्स में वो कौम की खिदमत करें। तो ये सिस्टम, पब्लिक से मुराद वो शख्स जो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। और हमारे पास यहाँ पे सेक्शन 22 जो है कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी से क्या, द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडिंग टू इंक्लूड कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्शन लैंड एंड एनीथिंग अटैच्ड टू बी अर्थ परमानेंट फास्टेड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू बी अर्थ। अब वो कह रहा है कि जो चीज़ ज़मीन में अटकी हुई है, जो ज़मीन में है, वो मूवेबल है प्रॉपर्टी, जो मूव नहीं कर सकता वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिस तरह ज़मीन के जो फसल है, फसल अगर जिस तरह पेड़ है, आम है, तो उसके पल जो है मूवेबल होंगे, और पेड़ आम, जो आम का पेड़ है वो मूव नहीं कर सकता, वो मूवेबल है। ठीक है, जो मूवेबल से मुराद होगा कि जो मूव करे, ठीक है, जो मूव करेगा प्रॉपर्टी, ठीक है, मूवेबल से मुराद होगा कि जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे उसने सेक्शन 22 में यही कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडिंग टू इंक्लूड कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड थिंग अटैच टू अर्थ। बोल रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी वो चीज़ है जो ज़मीन के साथ अटकी हुई नहीं है, वो मूवेबल इमूवेबल है, और जो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो इमूवेबल है। उसने एक्सेप्ट डाल के कहा कि अटैच, जो ज़मीन में अटैच है, परमानेंट अटैच है, वो चीज़ मूवेबल नहीं है, और बकाया जो मूव कर रहा है वो मूवेबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेक्शन इसने 23 में कहा कि सेक्शन रॉन्गफुल गेन क्या है। रॉन्गफुल गेन का मकसद क्या है, रॉन्गफुल गेन क्या चीज़ है।
इसने कहा wrongful gain is gain by unlawful means property to which is person gaining is not legally entitled. अब wrongful gain कर लेते हो ना, किसी चीज़ को आप किसी चीज़ की प्रॉपर्टी छीन लेते हो, आप उसके मालिक बन जाते हो, आपने वो wrongful gain किया, आपने हासिल किया wrongful तरीके से, आप उसके wrongful gain उसको ही कहते हैं, ठीक है। वो जिसका वो लीगली इंटाइटल उस चीज़ का नहीं है, लेकिन वो उसे छीन कर उसके मालिक बन रहा है, उसे को कहेंगे wrongful gain, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा wrongful loss क्या है? अब wrongful loss क्या है? आपने किसी से प्रॉपर्टी छीन ली, आपने wrongful gain की, अब जिससे छीन रहे हो वो wrongful loss हो गया उसको, ठीक है। उसकी वो मालिक तो था लेकिन उसको लॉस हो गया। अब मैं जस्ट एक बंदा प्रॉपर्टी छीन रहा है, वो wrongful gain हासिल कर रहा है, और जो जिससे लॉस हो रहा है वो wrongful loss है। जिसकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है वो wrongful loss कहलाएगा। इसने कहा wrongful gain is gain by unlawful means, इसने कहा wrongful loss is the loss by unlawful means property which is person losing it is legally entitled. वो entitled तो है लेकिन लॉस कर रहा है उसको, उससे वो प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, तो वो wrongful loss होगा। जो छीन रहा है वो wrongful gain, और जिससे छीनी जा रही है वो wrongful loss होगा उसे, ठीक है। फिर उसने कहा wrongful gain और wrongful loss की जो इसने डेफिनेशन दी है, हम इसके फिर आगे सेक्शन 24 को करते हैं। सेक्शन 24 बोल रहा है डिसऑनेस्टी क्या है? डिसऑनेस्टी क्या है? Dishonesty, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to that dishonesty. यानी कि एक बंदा गलत तरीके से किसी को रॉन्ग तरीके से नुकसान दे रहा है, और जिस वो चीज़ बंदा मालिक है जिस चीज़ का, और उसको लॉस दे रहा है, यही डिसऑनेस्टी है, ठीक है। मैं जस्ट किसी की प्रॉपर्टी उठा लेता हूँ, तो उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, और मैं अब रॉन्गफुल तरीके से ले लिया और उससे रॉन्गफुल लॉस हुआ, इसको ही हम डिसऑनेस्टी कहेंगे। इसने बताया, इसने फिर whoever does anything with the intention of causing wrongful gain, उसकी इंटेंशन हो रॉन्गफुल गेन की, और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल इसको लॉस की इंटेंशन हो, जिसको रॉन्गफुल लॉस हो, तो यही डिसऑनेस्टी कहलाएगा। और उसने फिर यहाँ पे 25 में कहा, सेक्शन 25 में यही कह रहा है, अ पर्सन इज फ्रॉडेंटली क्या है? बोल रहा है अ पर्सन इज सेड टू डू थिंग फ्रॉडेंटली इफ ही डज दैट थिंग विच इंटेंड टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। बोल रहा है फ्रॉडेंटली से मुराद होगा कि किसी को फ्रॉड करके किसी से छीन लेना, वही फ्रॉडेंटली होगा, ठीक है। और उसने फिर सेक्शन 26 में कहा कि सेक्शन 26 क्या है? रीजन टू बिलीव, a person is said to have reason to believe thing is if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. इसने कहा रीजन टू बिलीव का मतलब ये है कि किसी चीज को यकीन होना। आप किसी को चोर को पुलिस वाले चोर को पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो एक दरवाजा तोड़ लेते हैं, ठीक है, एक घर का दरवाजा तोड़ लेते हैं, उसको पुलिस वाले यही समझते हैं रीजन टू बिलीव, उससे उन्हें यकीन होता है चोर इसी घर में है, तो यही कहलाएगा रीजन टू बिलीव। जिसे यकीन हो किसी चीज की, तो वही रीजन टू बिलीव कहलाएगा, ठीक है। अब इसने कहा प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लार्क और सर्वेंट, सेक्शन 27 की बात करते हैं। When property is possession of the person, wife, clerk, servant, or account of that person, it is that person possession within the meaning of this code. उसने कहा किसी के पास जो प्रॉपर्टी है, क्लार्क और सर्वेंट, या प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ द वाइफ, जो इसके पास जो प्रॉपर्टी है ना, जिसका वो रियल मालिक है, वो ही उसकी पोजीशन में है, तो वही कहेंगे इसको जो प्रॉपर्टी इन पोजीशन। जिसका जो रियल मालिक है, जिसके वो पोजीशन में है, तो वही कहेंगे, इसकी मीनिंग होगी, इस कोड की जो मीनिंग यही है। उसने सेक्शन 28 की बात की, काउंटरफिट, आपने सुना ही होगा काउंटरफिट, जो लॉ के मुताबिक जो जेली नोट्स होते हैं वही काउंटरफिट कहलाएंगे। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु काजेज वन थिंग टू रिसेंबल। उसने कहा एक जो पर्सन है वो ऐसी चीज तैयार करता है कि जिसकी रिसेंबल दूसरी चीज से मिलती जुलती हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? काउंटरफिट कहलाएगा। थिंग इंटेंड बाय मीन्स दैट रिसेंबल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन नाउ नीड टू बी लाइक दैट डिसेप्शन विल देयर बाय प्रैक्टिस। वो बोल रहा है जो एक चीज तैयार कर रहा है, किसी उस सेम दो बुक्स आप तैयार करते हो, उसके नाम भी चेंज है, वो काउंटरफिट कहलाएगा। नेम चेंज है, आपने कंपनी का नाम अलग लगाना है,
जिस तरह नकली नोट छापते हैं वो भी सारे काउंटरफिट में आ जाएंगे। यानी कि रिसेंबल उस चीज़ जैसा ही हो वो रिसेंबल कहलाएगा और वही रिसेंबल को हम कहेंगे काउंटरफिट। काउंटरफिट मीन्स जेली जो नोट्स होते हैं, जो जेली दस्तावेज़ात बना देते हैं, सेम जिसके मीनिंग हो, सेम चीज़ हो, जिस वो जेली हो, वो हमारे काउंटरफिट कहलाएंगे। उसने फिर डॉक्यूमेंट्स की बात की, सेक्शन 9 डॉक्यूमेंट्स से मुराद होगा कि हर वो चीज़ जो एज ए एविडेंस इस्तेमाल करे तो वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। बोल रहा है कि द वर्ड डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस डिस्क्राइब अपॉन एनी सबस्टेंस बाय मींस लेटर फिगर्स मार्क्स by more than one of those intend to be used or which may be used as evidence of that matter। बोल रहा है कोई चीज़ हम एज एविडेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। आपने एक पहाड़ पे एक नक्शा बनाया, अगर उसको एविडेंस के तौर पर आप उसको लाते हो तो वो भी हमारा एविडेंस कहलाएगा, डॉक्यूमेंट कहलाएगा। आपने अपने हाथ पे निशान लगाया मरते वक्त, वो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। जो जो चीज़ें आप एज एविडेंस लाओगे वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे लॉ के मुताबिक। इसने कानूनी शहादत में भी यही कहा है कि डॉक्यूमेंट से मुराद हर वो चीज़ जो आप एज एविडेंस लाओगे वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। फिर यहाँ पे उसने सेक्शन 13 की बात की कि द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी से मुराद क्या होगा। denotes document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, intent, transferred, restricted, and extinguished or released, or whereby any person knowledge that he lies under legal liability has not a certain legal rights। बोल रहा है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो चीज़ है जो चीज़ आप देखो एक्सचेंज कर सको, ट्रांसफ़र कर सको चीज़, जिस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिस तरह वो आप किसी को चेक दे देते हो ना, उस चेक को आप इसमें बैंक में जमा करते हो, आपको उससे वहाँ से पैसे मिलते हैं, ये सारे क्या है वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, जिसको आप पैसों में कन्वर्ट कर सको, वो सारे क्या चीज़ें वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। सो आज का हमारा लेक्चर यही था। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज़।